हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन डेली टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन को। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 कैरीज ए चार्ज q. इट इज सराउंडेड बाय ए कंसेंट्रिक थीन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r2 बड़ा है r1 से, एंड कैरिंग चार्ज -q. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर इज, ये चार में से कौन है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि एक हम बनाते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। जो है ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, और इस पर जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, क्यू है। अब ये जो है सो सॉलिड है, तो सॉलिड होने की वजह से, सॉलिड के साथ में कंडक्टिंग होने की वजह से, कंडक्टिंग मतलब मेटल का है, तो जो भी चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो सारे जो है सो इसके सरफेस पे जाएंगे। मेटल में जो भी चार्ज आप दोगे वो सभी सरफेस पे आएंगे, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर में जीरो करना है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक कंसेंट्रिक थीन स्फेरिकल सेल है। अब जो दिया हुआ है यहाँ पर ये बहुत ही पतला है, थीन है, ये स्फेरिकल सेल दिया हुआ है इस तरह से, ये भी मेटल का बना हुआ है। और इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, ये तो प्लस क्यू था, इस पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू दिया है। तो ये जो चार्ज माइनस क्यू इस पर दिया है वो कहाँ चला जाएगा, वो चार्ज चला जाएगा अंदर में, बाहर नहीं रहेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर चार्ज दिया बाहर चला गया, इसमें अंदर क्यों चला आया? तो रीजन ये है कि अंदर आने का रीजन ये है कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करना है, जीरो करना है। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कैसे हो सकता है, देखिए ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, और माइनस यदि बाहर में रहेगा तो वो भी उसको उधर ही लगाएगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो माइनस को अंदर आना पड़ेगा, तो माइनस यदि अंदर आ गया तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस की वजह से लग रहा है वो अंदर आ जाएगा, इधर आएगा, और दोनों मिलके इसको जीरो करेगा। तो इसलिए चार्ज यहाँ पर जो है अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये इसको मान लेते हैं ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, अंदर और बाहर का जो डिफरेंस है भी ए और भी बी, ये दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो पहले भी ए पर देखें, ये जो भी ए है, ए के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है। तो देखिए ये जो स्फीयर है यहाँ पर, सॉलिड स्फीयर है, उसके वजह से जो इस पर पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाय r1। ये अंदर वाला का रेडियस r1 है और बाहर वाला का रेडियस r2 है। ये इसके वजह से हुआ, लेकिन साथ में इसके वजह से भी होगा। तो इसकी वजह से कितना होगा, ये देखिए अब जो है सो बड़ा स्फीयर है, और स्फीयर हमें पता है कि यदि एक कंसेंट एक थीन सेल यहाँ पर है, इस पर चार्ज क्यूब है, तो अंदर में हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है Q/4πε0 इसका रेडियस। यहाँ पर जो है वही हर जगह होता है, तो हर एक जगह जो है यहाँ पर भी इंक्लूडिंग यहाँ पर भी वो कितना इसका पोटेंशियल होगा, इसके वजह से जो इसके सरफेस पे है, और सरफेस पे कितना है, वो है -Q/4πε0 r2। तो ये पोटेंशियल जो है वो किसके वजह से है, वो वजह है ये पर जो है सॉलिड स्फीयर और एक कंसेंट्रिक जो थीन स्फेरिकल सेल है उसके वजह से ए पर कितना पोटेंशियल आया वो पता चल गया। और बी पर कितना है वो पता कीजिए, और बी पर कितना है, बी पर जो पोटेंशियल है वो इसके वजह से है और इसके वजह से, इसकी वजह से कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और वो हो जाएगा Q/4πε0 r2। और इसके वजह से कितना होगा, ये तो सरफेस पर है, तो उसके वजह से हो जाएगा 4πε0 r2। ये देखिए r2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r2 है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ वो इसकी वजह से आ रहा है, जो सरफेस ये थीन स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0, और रेडियस इस थीन स्फेरिकल सेल का, इसका रेडियस r2 है, तो दोनों जगह r2 हो गया, और ये खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं रहा। तो अब ये जो डिफरेंस पूछा गया है हमसे वो कितना हो गया, भी ए माइनस भी बी, दिस माइनस दिस, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, Q/4πε0 1/r1 -1/r2, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम पीपीसी भी कहेंगे शॉर्ट में, विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस सी। ओके, ये देखिए दो पैरेलल है, प्लेट है, और इसका बीच का जो क्या है, इसके अंदर में हवा है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। यदि हम बोले, इसको लिखें कि इसका कैपेसिटेंस कितना होता है फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई टी, डी जो है सो ये सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का, और ए जो है ये दोनों ही का जो कॉमन एरिया है, ये इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का भी एरिया ये है, तो ये होता है कैपेसिटेंस, राइट। और एयर है तो यहाँ पर हम जस्ट एप्सिलॉन के सामने एप्सिलॉन आर लिखते या के लिखते, जिसका वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो उसको हटा देते हैं, 1 है तो हटा दिए। अब क्या किया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, वो तो डी मैंने लिखा है यहाँ पर, एंड द एरिया इज ए, ओके ये मैंने लिख दिया। ये डायरेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस d by 2 is inserted between the plates, the new capacitance of the system is। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, ये तो d है, और इसको उसने क्या किया, सिमेट्रिकली इसको जो है, सिमेट्रिकली बीच में एकदम d by 2 का जो है एक स्लैब यहाँ पर लिया, जिसका कैपेसिटी, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और सिमेट्रिकली रखा है। इसका मतलब है इधर की लेंथ कितना आ जाएगा, d/4, इधर लेंथ बोलता हूँ मैं, विड्थ कितना आ जाएगा, d/4, बीच में रखा हुआ सिमेट्रिकली। अब इसका कैपेसिटेंस जो है सी प्राइम जो है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सी, यही क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए देखिए काफ़ी आसान है, हमें पता है कि यदि कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं एप्सिलॉन जीरो ए, देखिए यहाँ पर कैसे लिखें, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, वही लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर के भी है, तो के यदि यहाँ पर हम पूरा का पूरा रहता तो हम क्या करते, इसको के से मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए हर जगह ये डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है तो के से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हर जगह नहीं भरा हुआ है तो क्या करेंगे, तो डी बाई के, एक मिनट, ये के यहाँ पर था, उसको बदले हम ये ऐसे लिख सकते हैं, राइट, डी बाई के, पूरा भरा हुआ है। लेकिन यदि पूरा नहीं भरा हुआ है तो जैसे इस केस में, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा डी आई के आई। ये डी आई क्या है, ये विड्थ है, और ये के आई क्या है, उसका जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास में दो तीन ठो जो है, ये तीन ठो आपके पास डायलेक्ट्रिक है, K1 K2 K3, और इसका डिस्टेंस है D1, इसका डिस्टेंस है D2, इसका डिस्टेंस है D3, तो आप जो C का वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन जीरो ए होल डिवाइडेड बाय ये D, ये जो विड्थ है डिवाइडेड बाय इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस ये जो विड्थ है डिवाइडेड बाय K2, प्लस ये जो D3 है डिवाइडेड बाय K3। यही जनरल फार्मूला है किसी भी कैपेसिटर में यदि बहुत सारा डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो इसी फार्मूला को यूज करके अभी हम बनाने वाले हैं। एप्सिलॉन जीरो ए बाय, अब यहाँ पर आते हैं, ये कितना है, d/4 है, इसका विड्थ कितना है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एयर है, एयर का 1 लेते हैं। दूसरा ये d कितना, ए कितना है, ये d/2 है ना, d/2 बोला था, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ये फिर d/4 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सी के टर्म में लिखिए, ये देखिए क्या आ गया, एप्सिलॉन जीरो ए d/4 प्लस d/4, तो हो गया d/2 प्लस d/2 टाइम्स के। अब यहाँ पर d/2 जो है सो हम बाहर कर लेते हैं, इधर बच गया 1 प्लस 1 बाय के, ये दो ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, ये हो गया k प्लस 1 बाय, और ऊपर में k चला गया। अब यहाँ पर c का वैल्यू कितना है देख लीजिए, c का वैल्यू एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, तो हम यहाँ पर वही करते हैं, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी को अलग लिखते हैं, और बाकी जो बच गया इसमें उसको अलग लिखते हैं, 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और ये आपका c है, तो c टाइम्स 2k बाय k प्लस 1, ये 1 है, ये आपका आंसर हो गया सी प्राइम। जो नया कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, पहला का 2 टाइम्स k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 टाइम्स k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 टाइम्स फर्स्ट का फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो गया।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट आई flows through the a uniform wire of length L and radius R when connected to a battery। यहाँ पर हम वायर को एग्जैजरेट करके बनाते हैं। देखिए ये वायर हो गया आपका, इसका क्रॉस सेक्शनल, इसका लेंथ है L, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका उस सर्किल की तरह है। ये हम यहाँ पर सिलेंडर के रूप में लेते हैं, वायर है और इसको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से, राइट। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यही आपका रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि ये देखिए आपका रेजिस्टेंस है, मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस की जगह पर मैंने ये वायर रख दिया है। द वायर इज देन ड्रॉन आउट टू ए न्यू लेंथ 2L। अब इसका लेंथ कितना है, L है ना, इसको लंबा कर दिया गया, L से 2L कर दिया गया। इधर दिखाते हैं कहीं पर आपको, यहाँ पर इसको लेंथ इसका सीधा डबल कर दिया गया। अब इसका लेंथ है 2L और इसको फिर वही बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सेम बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो कितना होगा, क्वेश्चन ये है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर टाइम्स L। बाद में वॉल्यूम कितना है, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से आपको मिल गया ये आर स्क्वायर कितना मिला, देखिए आर स्क्वायर मिला आपको r²/2 ये। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसका जो एरिया है यहाँ पर और इसका ये वाला जो एरिया है ए प्राइम, उसको क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर प्राइम। ये हो गया पाई r²/2 मतलब एरिया बाय 2। अब इसका एरिया जो है सो हाफ हो गया क्योंकि लेंथ डबल हो गया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये बोल रहे हैं, ये ही हमारा पाई आर स्क्वायर है और ये वाला ये प्राइम है बाद वाला जो एरिया। तो देखिए यहाँ पे यदि लेंथ को हम डबल कर दिए और वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सो हाफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें ये पता कर लेना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस एरिया पर लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या चेंज किया, हमने जो चेंज किया है वो केवल लेंथ को डबल किया और एरिया अपने आप हाफ हो गया क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये VD जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है वो निकालना है। तो देखिए VD निकालने के लिए हम जो फार्मूला याद रखते हैं वो है ये करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J = NE/VD। यही से हम याद रखते हैं इस फार्मूला को, VD का फार्मूला। और J क्या है, J है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देख रहे हैं ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें करंट डेंसिटी मिलेगा। तो यहाँ से VD हमें निकल जाता है। अब ये J जो है ओम्स लॉ के आपने पढ़ा है, V = IR। ये मैक्रोस्कोपिक है और माइक्रोस्कोपिक देखें तो सेम चीज जो है वो आता है J = σE। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो J की जगह पर हम क्या लिखें, हम लिखेंगे σE। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, J को I/A क्यों ना लिखें, J को लिखते हैं I/A = NE/VD। और यहाँ से VD हमें पता चल गया है, यहाँ से लिखते हैं VD = I/NEA। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स्ड है ना, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया है, यदि हम L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें वो तो कर सकते हैं, तो L इसके पास आके A बन गया एरिया, नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर में आया NL और ये हो गया NE और 8L जो है सो हो गया आपका एरिया, कैपिटल भी लिखते हैं, वॉल्यूम। AL जो है सो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है, क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब I को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बैटरी से कनेक्टेड है, हम मान लेते हैं V जो है, अब इसको भी ना लिख के भी 0 लिख करना पड़ेगा क्योंकि भी से कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो ये जो वोल्टेज है बैटरी का, तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं, I = V/R लिख सकते हैं, V = IR, V नहीं, V0 = IR, वही लिखने वाले हैं, I = V0/R। ये I की जगह पर बाकी सब लिख देते हैं L/R।
एन ई भी, ठीक है। भी नॉट भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। एल, एल तो हम देखेंगे क्या है। अब आर को क्या लिख सकते हैं, आर जो है किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाय ए, ये लेंथ है। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करें तो ये भी जीरो हो गया वोल्टेज, आर की जगह पर लिखेंगे रो लेंथ एल और एरिया यहाँ पर लिखे, ये हो गया हमारा पहला टर्म। और इधर है एल बाय एन ई, ये भी है वॉल्यूम, ये एल और ए एल खत्म हो गया, ये भी नॉट बाय एन ई भी रो और ये इधर ए आया, ये देखिए फिक्स्ड है। भी नॉट ये बैटरी का वोल्टेज है। एन, ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी फिक्स्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड बोला है। और रो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड है, क्या चेंज हो रहा है ए। तो वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो प्रोपोर्शनल है ए के। अब जब आपने इसका लेंथ को एल से 2l कर दिया तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए से कितना हो गया, ए बाई 2, तो ए बाई 2 हो गया है, हाफ हो गया। ए जो है सो कितना हो गया, ए बाई 2 हो गया। तो वी डी कितना हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो वी डी जो नया वाला है वो पुराना का हो जाएगा हाफ, इसको हाफ कर दिया ना तो हाफ हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू v जीरो आई along i डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के along चल रहा है v नॉट स्पीड से, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू v नॉट जी। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये मान लेते हैं हम, तीनों एक्सिस यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है, ठीक है। तो ये किधर चल रहा है, ये चल रहा है इधर इस डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वो एक फोर्स फील करेगा जिसको नाम दिया है एफ। तो एफ कितना होता है, कोई भी चार्ज जब इस किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वह जो फोर्स फील करता है वो होता है, लॉरेंज फोर्स से देते हैं उसको, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। लॉरेंज जो फोर्स है वो क्लियर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये है फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, केवल इसको बात करेंगे। तो क्यू भी की जगह पर हो गया भी जीरो आई क्रॉस, ये बी की जगह हो गया बी नॉट जे, जे डायरेक्शन दे रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन में है और ये आई डायरेक्शन में है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए क्यू भी जीरो बी जीरो आई क्रॉस जे के मतलब इस डायरेक्शन में इसका फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन लगेगा, इतना फोर्स लगेगा इधर। अब बोर्ड क्वेश्चन की, इंस्टेड ऑफ दिस फील्ड बी, ये वाला जो फील्ड है इसके जगह पर अब बी जो है सो दो डायरेक्शन में आ जाए, जे के में आ जाए, जे और के इस डायरेक्शन में रहे, ऐसे दिया जाए तो फोर्स कितना मिलेगा, उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब जो फोर्स है उसको फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्यू भी क्रॉस बी, यही हमें बताना है। ये चार्ज कितना है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस पर माइनस ई चार्ज लगाएंगे। अब ये कितना है, भी नॉट आई, बी कितना है दे दिया है यहाँ पर, बी नॉट जे प्लस के, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को जो है सो आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ई, ये भी नॉट और बी नॉट एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि वो सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पर आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है। अब ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, ये जो साइन चेंज कर देगा, ई भी नॉट बी नॉट, ये हो गया आपका जे माइनस के, ये आपका फोर्स हो गया। इलेक्ट्रॉन जो फोर्स फील करेगा वो ये होगा, ई भी नॉट बी जे माइनस के, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था जस्ट मैग्नेटिक फोर्स निकालना, जो कि लॉरेंज फोर्स निकालते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट। एक चार्ज है क्यू
और दूसरा चार्ज है यहाँ पर -2q। ये थर्ड चार्ज q, कैपिटल Q, इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। ये जो लाइन दिख रहा है इसी पर कहीं पर अंदर या बाहर इसको रखना है एक चार्ज q को, सो दैट द नेट फोर्स ऑन 2q -2q चार्ज इस पर जो है सो कितना है, जीरो होगा। इस पर फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। द पोजीशन ऑफ q का वैल्यू भी दे दिया है 2q फ्रॉम q, यहाँ से कितना होगा इन टर्म्स ऑफ d, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो d है, ये बताना है। अब देखिए ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट में रखें या राइट में रखें कि यहाँ पर जो फील्ड है जीरो हो जाए। ये देखिए ये जो Q है यहाँ पर जो फील्ड लगा रहा है किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये Q पॉजिटिव है ना, तो इस पर फिर फील्ड किधर लगाएगा, अपने से दूर। ये कैपिटल दूसरा को यदि हम इधर रखेंगे तो फिर वो भी फील्ड उस पर उधर ही लगाएगा और नेट फोर्स यहाँ पर, नेट फील्ड जो है सो ज़्यादा हो जाएगा। और एक बार फील्ड हमें पता चल जाए तो फोर्स में निकाल सकते हैं जो भी चार्ज है उस पॉइंट पर, और ये फील्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम फील्ड ही देख रहे हैं पहले, तो ये इधर नहीं रख सकते, राइट, इधर नहीं रख सकते, तो किधर रखें हम, इधर रखते हैं, यहाँ पर क्यू को रखते हैं। तो ये जो फील्ड इस पर लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इधर लगाएगा अपने से दूर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये है कितना, ये 2q है। और ये दोनों मिलके एक ऐसा जगह में रखा जाए कि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, अब डायरेक्शन अपोजिट है, तो फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और फील्ड जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स कितना फील करेगा, वो भी जीरो फील करेगा। यहाँ से डिस्टेंस पूछा है तो क्यों नहीं यहीं से हम x बोल दें कि वो जो डिस्टेंस है वो x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया x माइनस डी। अब चलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको बोलते हैं पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट पर कितना होगा वो निकाल के देख लीजिए। एक तो इसके वजह से हो रहा है, क्यू के वजह से, वो हो गया आपका कोई कांस्टेंट जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना बार बार कौन लिखे, सिंपली के लिखेंगे, एग्जाम में तो और भी टाइम नहीं रहता है। q/d², इसके वजह से, इसके वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस, ये कितना है k, और यहाँ चार्ज लिखा ही नहीं मैंने, q टाइम्स चार्ज, राइट। ये q हो गया कांस्टेंट टाइम्स चार्ज, चार्ज हो गया 2q। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जो है सो फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय r², ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, और इसके जगह पर k लिख रहे हैं, ये हमारा k है। तो k 2q बाय डिस्टेंस कितना है ये दोनों के बीच में, x माइनस टी, और ये जीरो होना है। अब यहाँ से आपको क्या है, x का वैल्यू निकाल के बता देना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये k तो खत्म हो जाएगा, आपके पास बचा q/d² एक तरफ, ये उधर जाकर प्लस हो गया 2q बाय x माइनस डी होल स्क्वायर, ये q भी खत्म हो गया। तो आपके पास कितना इधर बचा, इधर बचा x माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2d²। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में इसका x की डिग्री 2 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, राइट। देखते हैं कौन कौन सा मिलता है। तो बहुत सिंपली ऐसे ही करते हैं, x माइनस डी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2d लिख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करें, इसे x का ही तो वैल्यू निकालना है, x d उधर ले जाते हैं, t कॉमन कर लिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2, ये दो वैल्यू हमें मिल गए, ठीक है। अब दो वैल्यू में से कौन सा हम लिखें वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कौन सा वैल्यू होगा पहले बताइए। एक देखिए इसमें एक पॉजिटिव है d 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2 पॉजिटिव है, और दूसरा d 1 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2 ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जिधर हमने लिया था, हमने राइट साइड लिया था तो पॉजिटिव बता रहा है कि यहाँ पर, और नेगेटिव बता रहा है कितना, कि कुछ डिस्टेंस, ये देखिए कितना जाएगा √2 - 1, सो 0.414d तक, मैंने आधा से थोड़ा कम। एक यहाँ पर कुछ बता रहा है, कुछ इधर, यहाँ पर रख सकते हैं या यहाँ पर रख सकते हैं। मैथमेटिक्स तो दोनों वैल्यू दे दिया, लेकिन हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे ए वाला ना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि इधर हम फील्ड ये क्यू चार्ज को रखेंगे तो इसके वजह से फील्ड राइट साइड में होगा, और इसके वजह से भी राइट साइड में होगा, दोनों की वजह से राइट साइड में होगा, और यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, हम केवल ये वाला लेंगे।
यही आपका आंसर है। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों उस मैथमेटिक्स ने दोनों क्यों दे दिया। फिजिक्स के हिसाब से हमने देख लिया कि भाई ये यही पॉसिबल है, ये वाला रहेगा तो वहाँ पर फील्ड जीरो नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स ने ऐसा क्यों किया। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया है आपको पता है। देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है, देखिए ये वाला देखिए टर्म, क्या उसने किया। उसने जस्ट मैग्नीट्यूड लिया है, इसके वजह से जो फील्ड है यहाँ पर और इसके वजह से दूसरा के वजह से जो फील्ड है यहाँ पर, वो दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर यदि हम क्यू को रखेंगे तो मैग्नीट्यूड अब भी वही आएगा जो इसके वजह से है, लेकिन डायरेक्शन इसने इंक्लूड नहीं किया। मैथमेटिक्स ने डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया। उसने क्या इंक्लूड किया, जस्ट मैग्नीट्यूड, कि इसके वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से और एक कैपिटल टू क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से बी पॉइंट पर जो फील्ड है वो सेम है। और ऐसा सेम दो सिचुएशन में आएगा, जब इस कैपिटल क्यू को इधर रखें, वन प्लस कितना आया स्क्वायर रूट टू टाइम्स डी, या इधर रखें स्क्वायर रूट टू माइनस वन डी पर रखें, दोनों ही जगह में इसका वैल्यू सेम आएगा। लेकिन ये डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। तो मैथमेटिक्स केवल ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से सेम इस पॉइंट पर कब हो सकता है, जब इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ ए बी पॉइंट पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में होगा और वो जीरो नहीं होगा। और ये डायरेक्शन मैथ इंक्लूड नहीं करता है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन उसने नहीं लिया, केवल मैग्नीट्यूड लिया है, इसीलिए वो दोनों डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। अब तुम अपने से संभाल लो कि जो तुम्हें चाहिए रख लो। तो ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।